तो ये सिटीजनशिप पे है ये चैप्टर। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत हम लोग कर रहे हैं 6th एडिशन। और इसके पहले 5 हो चुके हैं। 5 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, सिटीजनशिप पे आए हैं। ठीक है, अब सिटीजनशिप जैसे हमने बताया था पहले कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एक ही नागरिकता है, डुअल नहीं है जैसे यूएस के केस में होता है या और जो फेडरल कंट्रीज है वहाँ पे। ठीक है, यूएस में क्या होता है कि यूएस में 2 सिटीजनशिप होती है किसी बंदे की। एक तो उनकी फेडरल की होगी, जो यूएस गवर्नमेंट की होगी, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट की। और जो उनकी दूसरे स्टेट की होगी, ठीक है। तो उसमें उन जो नागरिक होता है उसकी दोनों के प्रति लॉयल्टी होती है, ठीक है, स्टेट के भी और फेडरल के प्रति भी। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे यहाँ जो नागरिक है वो केवल यूनियन ऑफ इंडिया के प्रति लॉयल है, ना कि स्टेट के प्रति। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के प्रति आप या स्टेट जो है उसके प्रति आपको लॉयल नहीं होना है, सिर्फ जो यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हो, उसके प्रति लॉयल होना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे सिटीजनशिप के बेस पे दो तरह के जैसे एक मान लीजिए हमारे यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं इंडिया में। एक होते हैं सिटीजन्स और दूसरे एलियंस। एलियंस कौन? जो फॉरेनर्स हैं। ठीक है, उसमें भी दो तरह के एलियन होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली, फ्रेंडली, और दूसरे एनिमी। ठीक है, एनिमी। ठीक है, फ्रेंडली या अलाइज भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, अलाइज एलियन और एनिमी एलियन। ठीक है, तो एनिमी एलियन को कम राइट होते हैं इन कंपेरिजन टू फ्रेंडली अलाइज को। लेकिन अपने यहाँ देखा गया कि जैसे फ्रेंड जो एनिमी एनिमी एलियंस हैं, इनको अरेस्ट की या डिटेंशन के अगेंस्ट राइट नहीं। जैसे मान लो कोई चाइनीज नागरिक आ जाता है इंडिया में, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी देखा पाकिस्तान वाले आ जाते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो एनिमी अलाइज माने जाते हैं। इसलिए। ठीक है, तो और फिर क्या कहते हैं कि कुछ राइट्स हैं जो सिटीजन्स को भी मिले हैं, हमारे जो लीगल सिटीजन्स हैं इंडिया के। और जो एलियंस हैं, फ्रेंडली एलियंस की बात हो रही है, ठीक है, फ्रेंडली एलियंस की, तो उनको भी मिला है। ये एलियन वो वाले स्पेस वाले नहीं है, एलियन मतलब एलियन, एलियन जो होते हैं किसी दूसरे कंट्री के नागरिक अगर आ गए तो उनको एलियन कहा जाता है, इस तरह से। ठीक है, अजनबी जिसको कह लो। तो जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स को भी मिला है और एलियंस को भी मिला है कई रिस्पेक्ट में। ठीक है, पर सारे नहीं मिले हैं। कौन कौन से नहीं मिले हैं? इसमें लिखा है कि कौन कौन से नहीं मिले हैं। ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर नहीं हो सकता, ये सिटीजन्स के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है, एलियंस को नहीं मिला है ये राइट। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी एलियंस को नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। ये जितने इसमें लिखे हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं ये अधिकार। ये एलियन फ्रेंडली एलियंस को या फ्रेंडली जो है उनको नहीं मिला है। ठीक है, फॉरेनर्स को उनको नहीं मिला है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन, ये भी सिर्फ इंडियंस को मिला है। आपने कई बार सुना होगा कि एक जर्मन स्टूडेंट था लास्ट ईयर नहीं, मतलब 2020 या 21 में था, जर्मन स्टूडेंट था, वो पार्टिसिपेट किया था किसमें? यूसीसी वाले प्रोटेस्ट में शायद। ठीक है, यूसीसी वाले नहीं, इसमें क्या नाम था, ये इसी नागरिकता वाले में। ठीक है, क्या नाम था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, सीएए वाले, सीएए वाले प्रोटेस्ट में वो पार्टिसिपेट किया था। जर्मन का जर्मन नागरिक था, उसको डिपोर्ट कर दिया गया था। ठीक है, वापस जाओ। और जितने भी और जो फॉरेनर्स थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार नहीं है ना, ये वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका नहीं है यहाँ पे, एक्सप्रेशन का नहीं है, असेंबली का नहीं है, एसोसिएशन का नहीं है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ये सारे अधिकार हैं। आर्टिकल 19 वाला, आर्टिकल 15 वाला, आर्टिकल 16 वाला और 29 वाला। 29 और 30 कौन सा? कल्चरल और एजुकेशन राइट, ये भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, फॉरेन सिटीजन्स को या एलियंस को नहीं है। ठीक है, फिर राइट टू वोट इन इलेक्शन, ये तो ऑब्वियस बात है, जो इंडिया के सिटीजन हैं उन्हीं को ही है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उनको वोट का अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। ठीक है, फिर राइट टू कॉन्टेस्ट इन मेंबरशिप ऑफ वही पार्लियामेंट के इलेक्शन या स्टेट लेजिस्लेटिव, उसके में भी नहीं है कि वो मतलब जब वो वोट नहीं दे सकते हैं तो एज अ वो भी नहीं खड़े हो सकते हैं कैंडिडेट। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए नहीं है, पब्लिक ऑफिसर्स या जैसे कि प्राइम प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर किसी स्टेट की, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट ऑफ स्टेट, ये सब नहीं बन सकते वो। ठीक है, ये सब सिर्फ इंडियंस के लिए रिजर्व है। ठीक है, सिर्फ इंडियंस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कुछ ड्यूटीज भी हैं, हमने देखा था ना फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में। ठीक है, वो इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। और कई सारे और ड्यूटीज हैं, जैसे टैक्सेस पे करना। ठीक है,
नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको मतलब रिस्पेक्ट करना और इंडिया को डिफेंड करना, ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा बताया, ठीक है। और हमारे यहाँ सिटीजनशिप दो तरह से हो सकती है, ठीक है, मतलब सिटीजन नहीं, कई तरीके से हो सकती है, लेकिन जैसे सिटीजन बाय बर्थ है या सिटीजन बाय न्यूट्रलाइजेशन है, दोनों ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए खड़े हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। यूएस में अधिकार नहीं है, यूएस में केवल जो बाई बर्थ सिटीजन है वही प्रेसिडेंट बन सकता है वहाँ पे। हमारे यहाँ अगर वो बाई बर्थ है या वो एक्वायर्ड किया है या नेचुरलाइज सिटीजन है, वो भी बन सकता है, ठीक है। ये दोनों ही अधिकार हमारे यहाँ, मतलब दोनों ही केस में हमारे यहाँ अधिकार है। यूएस के केस में नहीं है, यूएस में केवल जो सिटीजन बाय बर्थ है वही वही बन सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, ठीक है, ये पार्ट 2 आता है, ठीक है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में है, लेकिन इसमें जैसे कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं है। उन लोगों ने कुछ चीज़ें डिफाइन की थी शुरू में कि ये लोग सिटीजन हैं, बाद में छोड़ दिया कि बाद में पार्लियामेंट देख लेगी, ठीक है। पार्लियामेंट के जिम्मे में है कि वो कैसे किसको नागरिकता देगी, ठीक है। फ्यूचर जो रेसिडेंट्स होंगे, फ्यूचर जो सिटीजन होंगे, किसको नागरिकता मिलेगी, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कुछ जो है वो स्टेट कर रहे थे ना, केरला, तमिलनाडु, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके अधिकार में कुछ नहीं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं, हम इसको नहीं मानते इस अमेंडमेंट को। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पार्लियामेंट के जिम्मे में है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है इसको रेगुलेट करना, सिटीजनशिप को, ठीक है, ना कि स्टेट की। स्टेट कुछ नहीं कर सकता, वो रेजोल्यूशन पास करें, असेंबली भंग करें, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जो डेट पहले रखी थी, मतलब जो वो डेट अभी इसमें देंगे आगे, ठीक है। तो एक 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 कह सकते हैं कि एक कट ऑफ डेट थी कि इसके बाद, इसके पहले जो पैदा हुए इंडिया में वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, या कुछ और पर्टिकुलर कंडीशन रखी कि उनके पिताजी या उनके एक पेरेंट जो हैं वो अगर इंडियन है तो वो भी इंडियन हो जाएंगे, ऐसे करके वो आगे है कंडीशन, ठीक है। और क्योंकि इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि पार्लियामेंट कोई लॉ इनैक्ट कर सकता है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, तो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। इसमें बताया था कि चार तरह के मतलब चार तरह के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब 9 से 11 वाला जो था, 9 से 11 वाला आर्टिकल, 9 से नहीं, 5 से 11 ना, हाँ 5 से 11 है। 5 से 11 में बताया था कि चार तरह के लोग हैं वो इंडियन सिटीजनशिप माने जाएंगे, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। वो चार तरह के लोग कौन है? पहला कि जिनकी डोमिसाइल इंडिया है, ठीक है, जिनकी डोमिसाइल इंडिया है और वो इन तीन में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। कौन कौन सी? इंडिया में पैदा हुए हैं, या उनके कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडिया में पैदा हुए हैं, और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं इंडिया में 5 सालों के लिए, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, ठीक है। तीन कंडीशन थी, मतलब किसी भी बंदे को जो 26 जनवरी 1950 है वो डेट अगर उस डेट पर किसी को किसको इसको मिलेगी, पहला जिसका डोमिसाइल हो इंडिया में, मतलब वो भारत का निवासी हो ऑलरेडी, या उसका कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडियन हो, ठीक है, ठीक है। मतलब वो पैदा हुआ हो, वो अ, वो पैदा हुआ हो इंडिया में, और उसका कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडियन हो, ठीक है। और वो इंडिया का, और मतलब 5 साल के लिए, जब 1950 के पहले 5 साल के लिए यहाँ पे रेजिडेंट हो, ठीक है। ये कंडीशन थी, ये पुरानी कंडीशन है। अब इसमें शायद ही इस उम्र का कोई बंदा होगा, ठीक है, जिसको सिटीजनशिप चाहिए होगी। हो सकता है एक आध दो कहीं बच्चे, लेकिन पाकिस्तान वालों को तो बाहर कर दिया गया है, ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश वालों को बाहर कर दिया गया, अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है। फिर अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान became a citizen of India if he or either of his parent or any of his grandparent was born in undivided India and also fulfill one of the two conditions. कौन सी दो कंडीशन है? He migrated to India before July 1948, जुलाई 1948, ठीक है। He had been ordinary resident in India since the date of his migration, or in case he migrated India after 19 July 1948, he has been registered as citizen of India, ठीक है, ठीक है। इसमें दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में देखी कि वो रेजिडेंट हो, और उसमें तीन कंडीशन बताया था ना, कि वो इंडिया में पैदा हो, और या तो उसके कोई एक पेरेंट इंडियन हो, और या फिर वो 5 साल रहा हो, ठीक है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। तो वही पहली कंडीशन थी। दूसरे में क्या है कि अगर वो पाकिस्तान से आता है, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करता है, तो उसमें भी कंडीशन है कि उसके कोई एक पेरेंट, ठीक है, उसके कोई एक पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वो इंडियन रहे हों, प्लस
वो जो है माइग्रेशन हुआ उसका 19 जुलाई की डेट थी, 19 जुलाई 1948। ठीक है, 1948। अब ये डेट क्यों दी पता नहीं, शायद कुछ रहा होगा, कोई मेजर इवेंट रहा होगा उस समय, इंसिडेंट हुआ होगा शायद, इसलिए कट ऑफ डेट रखी है। ठीक है, अगर इसके बाद वो माइग्रेट करता है इंडिया में तो उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके बाद वो है तो उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और वो तभी रजिस्टर्ड पाएगा जब वो उस मतलब रजिस्ट्रेशन के 6 महीने तक वहाँ रहा हो। मतलब आज 1948 के बाद वो आया इंडिया में और 6 महीने रहा, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, तब एक्सेप्ट होगी, तब उसको सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, ये पहले का था। ठीक है, ये 1948 वाला है। उसके बाद तीसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी में क्या है कि वो अ, इंडिया से पाकिस्तान भाग गया। ठीक है, 1 मार्च 1947 तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गया रिसेटलमेंट के टाइम। ठीक है, रिसेटलमेंट के टाइम कई लोग गए थे। पहले वो नहीं था कि कुछ लोग पाकिस्तान भाग गए थे डर के मारे या जिस भी रीजन से, फिर उसके बाद वो इंडिया आए। ठीक है, अब रीसेटलमेंट में इंडिया आए तो वो सिटीजन बन सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी उनको कम से कम 6 महीना जब अप्लीकेशन देंगे उसके 6 महीने पहले तक उनको इंडिया में रहना पड़ेगा, तब वो अप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन थी। चौथे में क्या है कि कोई भी पर्सन जिसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ना हो इंडिया का। ठीक है, वो बंदा मान लो कि यूएस में रहता है, उसके पिताजी या उनके ग्रैंडफादर इंडिया में पैदा हुए रहे हों। ठीक है, तो और उनको वो जो उनको सिटीजनशिप चाहिए होगा, तो वो जो है जो जिस कंट्री में रह रहा है उस समय, उस समय जिस कंट्री में रह रहा है, मान लो यूके में रह रहा है, तो वहाँ पे जो हमारी काउंसलर होगी, एम्बेसडर का ऑफिस होता है। ठीक है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कराएगा, तब उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, नहीं कराएगा तो नहीं मिलेगी, ऐसा। ठीक है, तो ये उस समय कंडीशन लिखी गई थी जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, इसके बाद को रेगुलेट करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट, मतलब पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ये शुरू की जो कंडीशन थी ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे रिलेटेड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के आसपास जो लोग हैं उनको किस प्रकार नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह दिया गया, पहला सिटीजनशिप किसकी किसी जो पर्सन इंडिया में रहता है, या जो पाकिस्तान से माइग्रेट किया है, या वो जो पाकिस्तान गया था लेकिन वापस आ गया। ठीक है, और या वो जो इंडियन ओरिजिन है पर इंडिया के बाहर रहता है। ठीक है, अदर देन पाकिस्तान। ठीक है, ऐसा। फिर इसके बाद और भी प्रोविजंस हैं। ठीक है, अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन आर एज फॉलोज। अच्छा, इसमें बता रहा है कि कोई भी पर्सन अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। ठीक है, फिर किसी भी बंदे की अगर नागरिकता छिन जाए किसी लॉ से, मतलब पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना दे और कह दे कि यहाँ यहाँ के लोग इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे, या ये पर्टिकुलर बंदे इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे, तो वो भी उसकी नागरिकता जा सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है सिटीजनशिप की, मतलब इक्विजिशन और टर्मिनेशन की किसी भी सिटीजन के लिए बना सकता है वो। ठीक है, किसी भी सिटीजन की वो मतलब कैसे उसको मतलब सिटीजनशिप मिलेगी या उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट होगी, एक्विजिशन और टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसको पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है बाय लॉ। ठीक है, तो वही वो बना था। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये बना था। तो इसके थ्रू किसी को एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो सकती है, मतलब कोई प्राप्त नागरिकता प्राप्त कर सकता है या अपनी नागरिकता खो सकता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसमें पहले जो कानून बना था इसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की भी बात हुई थी, बाद में इसको हटा दिया गया था 2003 में। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, कॉमनवेल्थ जानते हैं ना कि जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी पहले, कॉलोनियल जो कंट्रीज थी, ठीक है, जैसे इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, या कई अफ्रीकन एशियन कंट्रीज हैं जो इनके गुलाम थे ब्रिटिश के, तो वो जब आज़ाद हुए तो उनका एक समूह बना, वही कॉमनवेल्थ था। ठीक है, उसको कॉमनवेल्थ नाम दिया गया। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सिटीजनशिप की बात हुई थी कि ये एक कॉमन सिटीजनशिप होगा सबके लिए। ठीक है, पर इसको बाद में 2003 में हटा दिया गया। ठीक है। ठीक है, अब ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें अलग अलग तरीके बताए हैं कि कैसे कोई एक्वायर कर सकता है इंडिया की सिटीजनशिप। ठीक है, 5 तरीके बताए हैं। ठीक है, 5 तरीके बताए हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, बर्थ में क्या है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। ठीक है, ऑन एंड आफ्टर 26 जनवरी, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले। ठीक है, 1950
और के बाद या 1987 के पहले, इन इसके बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, उनको बाय बर्थ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो पैदा हुए हैं 1987, ठीक है, उसमें कंडीशन रखी कि उनकी कोई एक पैरेंट जो है वो अगर इंडियन है तभी उसको मिलेगी। ठीक है, कोई भी एक पैरेंट, आइदर ऑफ हिज पैरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है, तब उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है। और जो लोग 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, ऑन एंड आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनके दोनों पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन से हों, ठीक है, या जिनके पेरेंट की सिटीजन, हाँ, और उनके जो भी पेरेंट हैं, कोई भी एक पेरेंट हो, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए उस समय जब बंदा पैदा हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब कोई बांग्लादेश से कूद के आया हो और सिटीजनशिप ले लिया हो, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उनके दोनों पेरेंट इंडियन होने चाहिए, तब जाके उसको सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है। फिर चिल्ड्रन जो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज के डिप्लोमेट होते हैं ना, उनके राजदूत, जो राजनयिक राजदूत होते हैं, मान लो यूएस का कोई एम्बेसडर है, उसका जो बेटा यहाँ पैदा होगा, वो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी इंडिया की। ठीक है, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जो बाई बर्थ वाला सिस्टम नहीं है इंडिया में। और एनिमी एलियंस जो हैं वो भी नहीं इंडियन सिटीजनशिप ले सकते बाई बर्थ। ठीक है, दोनों को नहीं मिल सकती, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके बच्चे, और जो एनिमी एलियंस हैं वो दोनों को सिटीजनशिप बाई बर्थ नहीं मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। फिर बाय डिसेंट मतलब किसी के पिताजी के पिताजी या पिताजी के पिताजी इंडियन रहे हों, ठीक है, उनकी नागरिकता कैसे होगी, इस बारे में बाय डिसेंट में बात की जाती है। ठीक है। तो एक पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लेकिन अ, दिसंबर 10 1952 को, तो वो मतलब इंडिया का नागरिक है बाय डिसेंट। ठीक है, बाय डिसेंट मतलब अगर कब किस केस में उनके पिताजी इंडियन सिटीजन रहे हों उसके पैदा होने के टाइम, ठीक है, तब वो, मान लो कि कोई इंडियन है, ठीक है, एनआरआई है, वो जाके यूएस में बस गया, यूएस में है, रेजिडेंट अभी यूएस का है, इंडियन सिटीजन है, और वहाँ पे उसका बेटा पैदा हुआ। ठीक है, ये पैदा कब हुआ, दिसंबर 10 1952 के पहले, तो वो बच्चा जो पैदा होगा वो इंडियन है। ठीक है, इस केस में ठीक है, इंडियन है। लेकिन अगर वो 10 दिसंबर 1952 के बाद पैदा होता है, तो उसके जो एक पेरेंट हैं, ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हिज फादर, इसमें केवल फादर की बात थी, इसमें मदर भी हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? जो पहले कंडीशन थी 1952 में, 1952 के पहले बोल रहा था कि सिर्फ फादर अगर होगा तभी माना जाएगा वो कि इंडियन सिटीजन है। लेकिन 1952 के बाद क्या रहेगा कि कोई भी एक पेरेंट हो, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, कोई भी एक पेरेंट अगर इंडियन है तो वो अ, बच्चा इंडियन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन दिसंबर 3 2004 के बाद कंडीशन चेंज हुई। कोई भी अगर इंडिया के बाहर पैदा होता है, ठीक है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन सिटीज़न नहीं माना जाएगा बाय डिसेंट। ठीक है, अनलेस वो जो है वहाँ के इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर-अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ को रजिस्टर कराएगा वहाँ के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त से। ठीक है, और उसकी मतलब अगर वो 1 साल के अंदर कराएगा, अगर 1 साल डेट बीत जाती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो है रजिस्ट्रेशन होगा, जो माइनर चाइल्ड होता है उसके लिए हो सकता है। और ठीक है, और उसके पेरेंट्स से वो अंडरटेकिंग लेंगे कि उनके पास किसी फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। मतलब समझो कि 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई बच्चा अगर बाहर पैदा होता है, मतलब कोई इंडियन सिटीजन है बाहर रह रहा है, हाँ, उसका बेटा पैदा हुआ, ठीक है, बेटा बेटी कोई भी समझ लो, ठीक है, वो पैदा हुआ, तो इनको जाके रजिस्टर कराना कराना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट में कि ये हमारा बच्चा पैदा हुआ है। अगर 1 साल बीत गया तो उनको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाज़त लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉन्सुलेट होगा वो इनसे, इनके पेरेंट्स से लिखवाएगा, ये जो पेरेंट गए हैं ना रजिस्टर कराने, इनसे लिखवाएगा कि आपके पास कोई भी पासपोर्ट नहीं किसी दूसरी कंट्री का। अगर पासपोर्ट है किसी दूसरी कंट्री का, इसका मतलब क्या है कि आप वहाँ के सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन नहीं है, तो बच्चे को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, समझना ऐसा। फिर एक माइनर जो मतलब डिसेंट के हिसाब से अगर सिटीजन है, ठीक है, और वो किसी दूसरी कंट्री का भी सिटीजन है, ठीक है, मतलब कहीं की, मान लो यूएस में अगर ऐसा कानून है कि वहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ का नागरिक हो गया। ठीक है,
अब वो वहाँ का नागरिक बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक, अब ये जाके माइनर है, तो ये जाके वहाँ अपनी इंडियन कॉन्सुलेट पे रजिस्टर करा रहे हैं कि भाई हम इंडियन सिटीज़न होना चाहते हैं, ठीक है? तो उसको नहीं मिलेगी नागरिकता, ठीक है? उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ का नागरिक है, ठीक है? और वहाँ के मतलब जब तक वो रिनाउंस नहीं करेगा यहाँ की नागरिकता, तब तक उसको इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। इंडिया में डुअल नागरिकता नहीं है ना, डबल मतलब किसी 2 देश के नागरिक नहीं हो सकते आप, सिर्फ़ इंडिया के हो सकते हैं। दूसरे देश का आप एक्वायर करेंगे तो आपकी इंडियन नागरिकता छिन जाएगी, ठीक है? ऐसा है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि जैसे उन्हें उसने रजिस्टर करा लिया, तो जब वो एडल्ट होगा, तो उसके 6 महीने के भीतर उसकी नागरिकता छिन जाएगी, अगर उसने अपनी जो पहली नागरिकता है दूसरी कंट्री की, फॉरेन नागरिकता जो है उसको रिनाउंस नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं, तो उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता उसकी छिन जाएगी, ठीक है? अगर कोई माइनर ने ऐसा किया है, ऐसा करवाता है, ठीक है? तो उसके बाद है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है कि कोई भी बंदा इलीगल नहीं हो, ठीक है? इलीगल माइग्रेंट ना हो, इंडिया में रहे, तो उसके लिए कंडीशन है कितने साल रहेगा, और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकता है कि भाई हम बहुत दिन से हैं और हमको इंडिया की नागरिकता चाहिए, ठीक है? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसेस करेगी उसकी चीज़ों को और उसको दे देगी नागरिकता, ठीक है? तो इसमें क्या चीज़ थी, इसमें था कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया का 7 साल के लिए, ठीक है? जो एप्लीकेशन डालने से पहले एप्लीकेशन दे रहा है उसके 7 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है? 7 साल, 7 ईयर, ठीक है? 7 ईयर, 7 साल रह रहा, एप्लीकेशन दिया कि भाई हम इंडिया के नागरिक होना चाहते हैं, उसको मिल जाएगी। अपने यहाँ एक था ना कि ये पाकिस्तान का था जो यार सिंगर, उसको भी लिफ्ट लिफ्ट करा दे वाला, उसने लिया था ना, उसने लिया था, वो इंडियन है अभी, ठीक है? अदनान सामी का केस है वही। हम्म, उसको पद्मश्री वगैरह मिल गया है, ठीक है? था तो वो पाकिस्तानी शुरू में, उसने वहाँ की नागरिकता रिनाउंस की और इंडिया की नागरिकता ली, ठीक है? यहाँ रह के शायद नेचुरलाइजेशन से लिया है या 7 ईयर वाले से लिया है, पता नहीं, इन्हीं दो में से लिया है, ठीक है? फिर है एक पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है और वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है? या इंडिया के बाहर है, तो उसको भी मिल सकता है ये, मतलब or outside undivided India. A person of Indian origin who is ordinary resident in any country or place outside undivided India. अच्छा, उसको भी रजिस्ट्रेशन का, अच्छा ये पहले के कंडीशन बता रहा है कि जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उसके पहले से वो बाहर रह रहा है और अभी इंडिया उस वहीं का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है? इंडियन ओरिजिन है और अभी किसी दूसरे देश में रह रहा है अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम, तो उसको भी मिल सकती है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है? फिर अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है? मतलब कोई अगर भारतीय नागरिक से शादीशुदा है और वो भारत में ही रह रहा है, मतलब कहीं किसी देश का, इसमें कोई कंट्री नहीं लिखी है, ठीक है? आगे अभी देखेंगे कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को मना किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि कोई भी मतलब पाकिस्तान के भी हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, वो अगर किसी इंडियन से शादी करता है और 7 साल यहीं रहता है, तो वो एप्लीकेशन डाल सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए कि उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है? फिर जो माइनर होते हैं सिटीजन के, इंडियन सिटीजन के, वो माइनर जो होते हैं वो भी बन सकते हैं इंडियन सिटीजन बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है? फिर एक पर्सन जिसके फुल एज मतलब एडल्ट हो गया, वो 18 ठीक है? 18 प्लस, 18 या 18 प्लस, ठीक है? और उसके पर्सन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो भी रजिस्टर्ड कर सकता है, ठीक है? बाय रजिस्ट्रेशन। ये उनके लिए है जो एक्वायर्ड किए हैं, ना कि जो ऑलरेडी रेसिडेंट है, जो ऑलरेडी इंडियन है उनके लिए नहीं है, जो एक्वायर्ड हैं उनके लिए कहा गया है, ठीक है? ये कह रहा है, जो कह रहा है ना कि हुज पेरेंट आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? एक पर्सन जो फुल एज है, कैपेसिटी है, और उसके पेरेंट, तो ये मतलब इन लोगों ने पहले एक्वायर की होगी, अब उनके जो बच्चे हैं उनको भी एक्वायर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो नेचुरलाइजेशन से नहीं बने हैं, ठीक है? ठीक है? A person of full age and capacity who either or his parent was earlier citizen of independent India, हाँ, and is ordinary resident in India for 12 months immediately before making an application for registration, ठीक है? बता रहा है कि कोई भी ऐसा एडल्ट पर्सन जो, या उसके पेरेंट्स जो हैं वो पहले इंडिया के सिटीजन थे, ठीक है? मान लो कि मतलब कोई बंदा है, मान लो कनाडा का है, पंजाब का समझ लो, ठीक है? अब वो इंडिया में थे, माइग्रेट कर गए, अब वो नागरिकता प्राप्त कर लिए वहाँ की, किसी दूसरे देश की, ठीक है? अब उनका बच्चा आया, ठीक है? उनका बच्चा आया, वो यहाँ पे कितने दिन, 12 महीने रहा, ठीक है? ठीक है, उसके बाद 12 महीने रहने के बाद उसने रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया कि भाई हमको इंडिया की नागरिकता चाहिए, ठीक है? इंडिया की नागरिकता चाहिए, तो उसको मिल सकती है रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन इस केस मिल जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो पहले इंडियन थे, ठीक है? अब नहीं है, वो अलग बात है,
ठीक है, ये केस है। फिर अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये केस अभी देखना, ठीक है। ओसीआई और ओसीआई वाला केस आपने पढ़ा होगा, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये दो चीजें अभी आगे होंगी ये, ठीक है, आगे होंगी, इसको देखते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि एक पर्सन जिसकी फुल एज एंड कैपेसिटी है, मतलब एडल्ट है एक तरह से, ठीक है, और हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए वो इस कैटेगरी में है, ओसीआई में, ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर है 5 साल के लिए, और इंडिया में रह रहा है 12 महीने, ठीक है, 12 महीने वो रह रहा है रजिस्ट्रेशन डालने से पहले, तो उसको भी मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अ पर्सन शैल बी डीम टू बी origin इंडियन origin if he or either of his parent was born in undivided India or in such other territory which became part of India after 19 after अगस्त 14 1947, ठीक है, अगस्त 15 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये मतलब ये पुराना प्रोविजन है जो बहुत बूढ़े लोग होंगे उनके लिए करीब करीब, ठीक है, कि 15 अगस्त 1947 तक, अगस्त 1947, हम्म, उनके पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न है, ठीक है, वो या उनके पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट अगर इंडिया में बॉर्न है उस अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो भी इंडियन ओरिजिन माना जाएगा, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन माना जाएगा और अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन जितने भी ये अभी अपने देखे ना, जितनी भी कैटेगरी देखी, इन सबको एक चीज साइन करना पड़ेगा, ओथ ऑफ एलिजियंस, ठीक है, इंडिया के प्रति, भारत के प्रति उनको ओथ ऑफ एलिजियंस देनी पड़ेगी, भाई आप इंडिया के लॉयल रहोगे ऐसा करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम आए हो और यहाँ कुछ और काम करो। तो ये था बाई रजिस्ट्रेशन। उसके बाद है बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है। नेचुरलाइजेशन से मतलब आप कई साल इंडिया में रह रहे हो, उसके बाद आपकी वो नागरिकता जो पुरानी वाली खत्म हो गई और उसके बाद आपको मिल गया है नागरिकता, लेकिन ये इलीगल माइग्रेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है, जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं या रोहिंग्या वगैरह वाले हैं उन लोग के लिए नहीं है, इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं है, जो लीगली आते हैं उनके लिए। हम्म। तो इसमें क्या कंडीशन, इफ ही इज नॉट सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेशनलाइजेशन, ठीक है। ये किसके लिए नहीं है, ये उन कंट्री के लोगों के लिए नहीं है जहाँ पर इंडियंस को ये सुविधा नहीं है कि वो नेचुरलाइजेशन से वहाँ के सिटीजन बन पाए, ठीक है, उन कंट्रीज के लोगों के लिए नहीं है। फिर और वो क्या कहते हैं कि if he is a citizen of any country, he undertakes a renounce he undertakes to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted, ठीक है। अगर वो इंडिया में रह रहा है और उसको इंडियन की नागरिकता चाहिए, तो उसको अपने देश की नागरिकता या जहाँ का वो नागरिक है उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उससे, तब वो इंडिया का सिटीजन बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें दो नेचुरलाइजेशन में दो कंडीशन है अभी देखा हमने, कि पहला कि वो किसी ऐसे देश का नहीं होना चाहिए जहाँ पर इंडियंस को ये सुविधा नहीं है कि बाय नेचुरलाइजेशन वो वहाँ के सिटीजन बन पाए, ठीक है, किसी ऐसे देश का नहीं होना चाहिए। फिर अगर वो मतलब किसी देश का नागरिक है, तो उसको मतलब उस कंट्री की जो नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तब यहाँ एप्लीकेशन डालना पड़ेगा ताकि वो यहाँ का सिटीजन हो पाए, ठीक है, ये नेचुरलाइजेशन में था। तीसरा कंडीशन क्या है इसमें, और अगर वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट इंडिया की सर्विस में है या पार्टली किसी वन, ये पार्टली इंडिया की सर्विस में है किसी और की सर्विस में, ठीक है, तो 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए है, तो 12 महीने के बाद वो अप्लीकेशन डाल सकता है, 12 महीने रहने के बाद अप्लीकेशन डाल सकता है, लेकिन उसको या तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है और, ठीक है, या उसमें से एक पार्टी इंडिया होनी चाहिए ऐसा, ये पार्टली द अदर, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो 12 महीने रहने के बाद वो एप्लीकेशन डाल सकता है, ठीक है। फिर और उसकी मतलब उसमें कंडीशन क्या है कि ये 12 महीने के पहले 14 साल उसको इंडिया में बिताने होंगे, ठीक है, उन 14 सालों में कम से कम 11 साल वो इंडिया में बिताया हुआ हो, ठीक है, 11 साल, मतलब पिछले 14 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उस 14 साल में अगर वो 11 साल इंडिया में रहा है, तो 12 महीने लगातार रहने के बाद वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ये केस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 14 + 12 ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब इसी 14 में ही ये काउंट होगा 12 वाला भी, ठीक है। तो 12 में मतलब इसमें कह रहा है कि इस 14 में से जरूरी नहीं कि 14 साल वो इंडिया में रहे, 11 साल भी अगर ऑन एन एवरेज रह ले रहा है इंडिया में, तो भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फिर ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, ये कंडीशन थोड़ी अलग है, इसको याद रखना, ये कहीं भी पूछ सकते हैं कि मतलब नेचुरलाइजेशन किसको मिलेगा, ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, अगर ये है तो मान भी लेना ये भी है भाई, ठीक है।
उसको एडिक्वेट नॉलेज हो किसकी, जो इंडिया में 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज हो, ठीक है। और अगर उसको नेचुरलाइजेशन की सर्टिफिकेट मिल जाती है और वो इंडिया में रहना चाहता है, और या वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है, ठीक है, तो भी उसको मिल जाएगी नागरिकता, ठीक है। किसी भी सोसाइटी या कंपनी या बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है, ये इन सब चीज़ों का भी हिस्सा है वो, तो भी उसको मिल जाएगी, ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई कंपनी ही हो। Government of India may waive all or any of above condition for nationalization in case of any person who has rendered distinguished service to science, philosophy, art, literature, world peace or human progress. Every naturalized citizen must take an oath of allegiance. ये तो हमने देखा था, ठीक है। कोई भी बंदा अगर नागरिक बनता है भारत का, तो उसको oath of allegiance देनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी है, इसको भारत सरकार हटा भी सकती है किसी मतलब स्पेशल पर्सन के लिए, या जिसकी कोई ऐसी काबिलियत हो किसी दूसरी चीज़ों में, जैसे साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस या ह्यूमन प्रोग्रेस में, इन सब में अगर उसकी काबिलियत है या कोई एक्सपर्टीज़ है, तो उसके लिए कंडीशंस ये ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो हटाई जा सकती हैं, सरकार हटा सकती है। तो भी हमने जो अभी CAA वाला लिखा है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या कहा गया, इसमें इन लोगों ने डेट रखी है 2014, कहा है कि 2014 के पहले जो भी इलीगल माइग्रेंट हैं, इलीगली मतलब आए हैं इंडिया में, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ से जो नॉन मुस्लिम्स आए हैं इंडिया में, क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटी और प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, तो उनको ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो करनी पड़ेगी 14 साल वाली, ठीक है, उनको 14 साल वाली कंडीशन नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। उनको कहा गया कि 2014 तक हैं आप, और कुछ डॉक्यूमेंट दिखेंगे और उसके बाद एग्री कर देंगे कि ठीक है आप इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है। ये थी जो CEA वाला है। फिर पांचवा कंडीशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, कोई भी फॉरेन टेरिटरी है जो इंडिया का पार्ट बनेगी, उसके लोग जो हैं वो भी इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। जैसे हमने देखा था वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वाले केस में, ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने बताया था पहले ही कि मान लो कि ये बाउंड्री है, इधर इंडिया, इधर बांग्लादेश, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की टेरिटरीज थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश की टेरिटरीज थी। तो अब एक्सचेंज हुआ, तो ये वाली टेरिटरी इंडिया को मिल गई, ठीक है, और ये वाली टेरिटरी बांग्लादेश को मिल गई। क्यों? क्योंकि भाई ये पहले तो इंडिया की टेरिटरी में था, पर इसके पर अधिकार जो है बांग्लादेश का था, और ये इंडिया की टेरिटरी है और ये बांग्लादेश में थी, इस पे अधिकार इंडिया का था, ठीक है। तो अब ये इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। तो अब ये लोग जो मतलब सिटीजन थे, इनको वो हुआ कि आप चाहे तो इंडिया के सिटीजन रहें या बांग्लादेश के रहें, जा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, ठीक है। और इधर भी यही चॉइस मिली इन लोगों को, जो इंडियंस थे इनको ये हुआ कि तुम बांग्लादेश भी ज्वाइन कर सकते हो या इंडिया आ सकते हो, इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। ये था। इसमें और भी एग्जांपल दिया, जैसे पौंडीचेरी का, पौंडीचेरी सिटीजन बना था, मतलब पौंडीचेरी को इंडियन एक्वायर किया था ना, तो और उसके बाद सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर पास हुआ, तो जो पौंडीचेरी के नागरिक थे वो इंडिया के वो बने नागरिक, ठीक है। 1 मिनट रुकना, आते हैं यार। हाँ, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब जब इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करेगी, फॉरेन टेरिटरी, तो उसके सिटीजन जो हैं वो भी इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे, ठीक है। सिक्किम का केस भी हमने देखा था कि एक्वायर किया था, और ये पौंडीचेरी का, ऑल्दो सिक्किम तो खुद अपनी मर्जी से बना था, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों को इंडिया की नागरिकता मिली ना, पौंडीचेरी को मिला, पौंडीचेरी वहाँ के लोगों को भी मिला, ठीक है। फिर स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड, ये भी स्पेशल प्रोविजन था। असम अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया था, 85 के आसपास, तो उस समय भी अमेंड किया गया था। उसमें एक डेट लिखी गई थी कि कब से, ठीक है, 1 जनवरी 1966 से, ठीक है, जो बताया गया कि वो सारे लोग इंडिया के ओरिजिन जो असम में आए हैं, कब आए हैं, 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से, ठीक है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वहाँ के, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, उसी डेट से 1 जनवरी 1966 से। लेकिन उनको ये भी था
कि उनको नागरिकता तो चलो मिल जाएगी, लेकिन 10 साल के लिए उनको वोटिंग अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 10 साल के लिए, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम ऑन एंड आफ्टर जनवरी 1, 1966 बट बिफोर मार्च 25, 1971, ठीक है। यहाँ पे 1966 तक जो भी आए अनरिस्ट्रिक्टेड, वो इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन हैं। और अगर वो 1 जनवरी 1966 के बाद और किसके पहले, 25 मार्च 25 मार्च 1971 तक आए हैं, इसके बीच में आए हैं, तो उनको मतलब उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे असम में रह रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और लेकिन उनको अगले 10 साल के लिए, मतलब 10 साल के लिए वो वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। बाकी सारे अधिकार मिल जाएंगे, जो इंडियन सिटीजन्स को हैं उनको सारे अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इनके केस में था, असम अकॉर्ड के केस में ये था, ठीक है। तो हमने जो देखा था, असम में एनआरसी हुआ था, ठीक है, वो इसी के केस में हुआ था, ठीक है, इसी इसी को लेकर हुआ था कि फॉरेन को, जितने फॉरेनर्स थे उनको डिटेक्ट किया गया और उनको फिर डिपोर्ट करने की बात हुई थी। क्यों? क्योंकि 1971 में वॉर हुआ था ना, इंडिया बांग्लादेश, या इंडिया पाकिस्तान का। तो बांग्लादेश से कई सारे माइग्रेंट इंडिया भाग आए थे, ठीक है। असम में इस चीज़ को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि सारे फॉरेनर आ के हमारे यहाँ की कल्चर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो ये असम अकॉर्ड साइन हुआ उसके बाद, ठीक है। असम अकॉर्ड में ये दोनों कंडीशन रखी गई थी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन रखी गई थी कि जो 1966 के पहले जो आए हैं वो नेचुरली इंडियन सिटीजन है, जो 1966 के बाद और 1971 के बीच में आए हैं उनको नागरिकता तो मिलेगी, पर 10 साल के लिए वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। और 71 के बाद वाले तो फॉरेनर है ही हैं, उनको उनको तो भगा दो, ऐसा करके, ठीक है। फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इसके भी कई कंडीशन है, ठीक है। 3 तरीके हैं अपने सिटीजनशिप खोने के, ठीक है। पहला है रिनाउंसिएशन, कि आप त्याग देते हैं कि हम भाई इंडियन सिटीजन नहीं है। दूसरा टर्मिनेशन, भारत सरकार टर्मिनेट कर देती है कि इनकी सिटीजनशिप समाप्त की गई। तीसरा डिप्रीविएशन, वो भी उससे रिलेटेड है कि छीन ली गई आपकी, ठीक है। तो रिनाउंसिएशन में क्या है कि कोई बंदा अपने फुल एज एंड कैपेसिटी में, हर जगह यही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, एडल्ट कह सकते थे लेकिन फुल एज एंड कैपेसिटी मतलब 18 साल का हो कम से कम, ठीक है। और क्योंकि होश हवास में कहते हैं ना, होश हवास में हो, तो 18 साल का हो और अपने उसमें फुल सेंस में हो, वो जो है डिक्लेयर करता है कि मैं अब इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि डिक्लेयर करेगा खुद ही कि हम अब नहीं, तो उसके बाद वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेगा, जिसको भी लिखेगा, शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखेगा, जहाँ तक एमएचए ये सब दिखती है, ठीक है। तो उनको लिखेगा कि हम भाई इंडियन सिटीजन छोड़ रहे हैं तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये एक कंडीशन है कि अगर हम किसी वॉर में हैं, किसी कंट्री से वॉर में है और तब कोई छोड़ रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो माने या ना माने, ठीक है। विदहेल्ड कर सकती है, ठीक है, विदहेल्ड कर सकती है। मान लो हमारा चाइना से वॉर चल रहा है, ठीक है। अब कोई बंदा है वो हमारा सिटीजनशिप छोड़ के चाइना जाना चाहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं भाई नहीं जा सकते हो, हम अभी तुम्हारी सिटीजनशिप नहीं खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें हमारे अधिकार के मतलब कानून के अंदर में रहना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर कोई आदमी अपनी जो नागरिकता है त्यागता है, ठीक है, तो उसके जो बच्चे माइनर होंगे वो भी इंडियन सिटीजनशिप खो देंगे, ठीक है। मतलब कोई बंदा है, मान लो कि 20 से ऊपर, ये ऑब्वियस से बात है, मान लो कि 40 साल का है, जितने का भी है, उसके जो माइनर बच्चे होंगे, माइनर होंगे, उनकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी, लेकिन जब वो 18 18 क्रॉस कर देंगे, 18 या 18 पहुंच जाएंगे माइनर, तो वो वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, कर सकते हैं। हमने ऊपर देखा था ना कि वही केस है। फिर बाय टर्मिनेशन, कि कोई भी बंदा जो अपने वॉलंटरी इच्छा से, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता ले ले। मान लो कि कोई इंडियन है, वो गया यूएस, कुछ दिन रहा, यूएस की नागरिकता ले ली कैसे भी करके, ठीक है। शादी ब्याह से भी तो हो जाता है ना, वो नागरिकता मिल जाती है। तो वो उनको यूएस की नागरिकता मिल गई तो इंडिया वाली खत्म हो जाएगी अपने आप, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिप्रीविएशन, डिप्रीविएशन में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टर्मिनेट कर सकती है किसी की नागरिकता, किन किन कंडीशन में, अगर वो उस बंदे ने नागरिकता ली थी फ्रॉड करके, ठीक है, अपनी अपनी अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और तब उसने नागरिकता प्राप्त की थी, तो फ्रॉड के केस में भी। या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाता है, ठीक है। या वो कोई ऐसी अनलॉफुल चीज ट्रेड करता है
जब हम वॉर में होते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, मान लो कि इंडिया चाइना का वॉर, ठीक है, या इंडिया पाकिस्तान का वॉर, और कोई बंदा जो है चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है जब इंडिया चाइना वॉर चल रही है, ठीक है, या उससे वहाँ की किसी से बात कर रहा है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके बाद अगर कोई भी नेचुरलाइजेशन से बनता है इंडिया का नागरिक, ठीक है, इंडिया का सिटीजन बना, और वो किसी दूसरे देश में 2 साल के लिए जेल गया, ठीक है, 2 साल के लिए किसी दूसरे देश में, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, या समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा, ठीक है। फिर अगर कोई भी बंदा चाहे वो इंडियन ही हो, वो 7 साल के लिए इंडिया से बाहर रह रहा हो लगातार, ठीक है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसीलिए जो एनआरआईज हैं वो हमेशा आते रहते हैं, देखो, ठीक है, एनआरआईज वापस आते रहते हैं इंडिया में, वो लगातार 7 साल रहेंगे तो उनकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप क्या मतलब है? अभी हमने देखा कि शुरू में बताया था कि यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी है लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है। स्टेट की कोई नागरिकता नहीं है, आपकी नागरिकता जो है भारत की है, ठीक है। लेकिन यूएस में क्या होता है कि स्टेट मतलब जो फेडरल कंट्री है यूएस, यूएस की है, और उसके जो स्टेट है ना, स्टेट की भी अपनी नागरिकता है, सब स्टेट की अपनी नागरिकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि स्टेट अपने हिसाब से अपने नागरिकों को चलाएगा, अपने हिसाब से उनकी कंडीशन रखेगा। तो जो नागरिक होगा उसकी लॉयल्टी, मान लो ये नागरिक है, इसकी लॉयल्टी अपने स्टेट के प्रति भी रहेगी, इसकी लॉयल्टी अपने देश के प्रति भी, यानी जो उसका फेडरल कंट्री है उसके प्रति भी रहेगी, तो डुअल लॉयल्टी हो जाती है वहाँ पे। और ये जो स्टेट है, ये कंडीशन सेट कर सकता है कि हमारे स्टेट वालों को ये सर्विस है और बाकी स्टेट वालों को नहीं है, ठीक है, बाकी स्टेट वालों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। अपने यहाँ वैसे थोड़े बहुत प्रोविजंस हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं है जितने उनके हार्ड हो सकते हैं। वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर सकते हैं हर एक चीज़, ठीक है, अपने स्टेट के नागरिक के लिए, या दूसरे जो स्टेट के नागरिक हैं उनके प्रति डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वो क्योंकि वहाँ डुअल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये उसी के बारे में है सब। हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कुछ एक्सेप्शन के रूप में दिया है, जैसे कि आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में बताया गया है कि कोई भी मतलब कोई भी कुछ कुछ एम्प्लॉयमेंट है जिसके लिए मतलब कुछ कंडीशंस रखी जा सकती हैं, जैसे इसके लिए मतलब रेजिडेंस एक तरीका हो सकता है ना, रेजिडेंस, ठीक है, आर्टिकल 16 में रेजिडेंस हो सकता है तरीका किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक कंडीशन के रूप में कि उसमें उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके लिए एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 बना था, ठीक है, ऑल्दो ये रिपील कर दिया गया बाद में। उस समय बना था कि मान लो कि जो स्टेट है, अभी जैसे कई हम देश कई अपने स्टेट में देखते हैं कि वहाँ पे भूमि कानून की बात होती है ना, भू कानून, कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई और जो है वो आके ज़मीन ना खरीद पाएँ या एक्वायर ना कर पाएँ कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसा भू कानून। तो वो भी एक तरह का इसी इसी के ही अंडर में है, इसी के अंडर में है कि रेजिडेंस वाला जो केस है, ठीक है, आर्टिकल 16। तो वो उस समय चला था, उस समय कई जो स्टेट थे उन्होंने बनाया था उसके लिए जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं, नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं, उनको रिजर्व किया था अपने अपने रेजिडेंस के लिए, ठीक है। तो उसमें कौन-कौन से? उस समय आंध्र प्रदेश था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन लोगों ने इसी एक्ट के तहत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंट एक्ट के तहत ये कानून बनाया था। बाद में ये कानून 1974 में एक्सपायर हो गया, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अभी भी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 में हमने देखा, आर्टिकल 15 में भी है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है किस किस ग्राउंड पे नहीं हो सकता, ठीक है, रिलीजन पे नहीं हो सकता, रेस पे नहीं हो सकता, कास्ट पे नहीं हो सकता, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन रेजिडेंस के केस में हो सकता है कि आप वहाँ पर रह रहे हैं या नहीं, वहाँ पैदा हुए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वहाँ रह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप मान लो कि यूपी में पैदा हुए, ठीक है, और आंध्रा में जाके रह रहे हैं, ठीक है, तो अब आंध्रा वाले सेट कर देंगे कि भाई इस ईयर के पहले से अगर आप रह रहे हैं तो आप इन इन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल हैं, अगर नहीं हैं तो आप नहीं हैं एप्लीकेबल, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो उनको स्पेशल बेनिफिट या प्रेफरेंस दिया जा सकता है रेजिडेंस के मामले में, ठीक है। ये एजुकेशन वही सब, एजुकेशन या जॉब किसी भी फी कंसेशन ऐसा कुछ दे सकते हैं वो। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस आर्टिकल 19 के तहत जो आता है, इसको भी रेगुलेट कर सकते हैं कि आप शेड्यूल ट्राइब एरियाज में नहीं जा सकते, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब एरियाज में नहीं जा सकते,
या मतलब वही कंडीशन थी ना, या जो हमारे यहाँ और क्रिटिकल चीज़ें हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर आप नहीं जा सकते ना। आर्टिकल 19 आपको भले घूमने की आज़ादी देता है लेकिन आप कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है। ठीक है। फिर 2019 तक ऐसी सुविधा जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर था वो एम्पावर्ड था कि वो अपनी नागरिकता को एक तरह से रेगुलेट कर सके, लेकिन 2019 में ख़त्म हो गई। 370 और 35A ये सब खत्म हो गया। 35A ये तीनों ही खत्म हो गया। तो उनके जो अपने कानून थे नागरिकता को लेके वो खत्म हो गए, कोई बात ही नहीं। हम्म। फिर वही चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 ये सब चला गया, तो अब कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। ठीक है। इसके बाद क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कई बार इसमें अमेंडमेंट आया। ठीक है, एक तो था ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दो चीज़ें होती हैं भाई। ठीक है। तो सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई थी, हाई लेवल कमेटी, एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में। ठीक है। उसका नाम था इंडियन डायस्पोरा, अच्छा वही हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा, हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा, एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में। तो इसने उस सारी चीज़ों को पढ़ा जितने भी इंडियन डायस्पोरा अलग अलग देशों में रहते हैं, और कुछ चीज़ें रिकमेंड की थी इनके मतलब नागरिकता को लेकर और इनका भारत से रिलेशन को लेकर। ठीक है। तो जनवरी 2002 में उन्होंने सबमिट किया अपना रिपोर्ट, और रिकमेंड की थी कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको अमेंड किया जाए, और जो लोग हैं मतलब जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको डुअल सिटीजनशिप दी जाए। ठीक है। लेकिन ये डुअल सिटीजनशिप तो इंडिया दे नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है। तो उन्होंने कुछ कंसेशन दिया है उन लोगों को जो ओवरसीज सिटीजन इंडिया के हैं। ठीक है। जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था, उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए थे। किसके लिए? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है। तो इसमें 16 कंट्री को इंक्लूड किया गया था, वहाँ के जो निवासी हैं उनको इंक्लूड किया था, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ दिया था। ठीक है। इनके अलावा जो बाकी 16 कंट्रीज हैं उनको उनको रखा गया था। और इसी में ही इसी वाले में हमने पढ़ा था ना कि वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म किया गया था। ठीक है। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जो था वो खत्म किया गया था। ठीक है। फिर सिटीजनशिप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, जिसमें ओसीआई को इनको पीआईओस के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इन सबसे एक्सक्लूड किया गया भाई। ठीक है, इंक्लूड नहीं किया गया, हटाया गया। ठीक है। मतलब ये जो सुविधाएं थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई कार्ड, ये उनके लिए थी जहाँ की कंट्रीज डुअल नागरिकता टाइप की चीजें अलाउ करती है। जहाँ की कंट्रीज, मान लो कि ये पुर्तगाल का है। ठीक है। अब वहाँ पे डुअल नागरिकता वाली चीजें हैं, तो वो उसको ओसीआई मिल सकता है, ओसीआई कार्ड। अगर नहीं अलाउ करता है ना तो उसको नहीं मिलेगा ओसीआई कार्ड। ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को तो वैसे भी नहीं मिलेगा, बाकी लोग को भी सिर्फ इस कंडीशन में मिलेगा कि नहीं। ठीक है। अब इनको जो पहले ओसीआई थे, ओसीआई उनको अब कहा जाने लगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर कह लो। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है। अब इसमें देखेंगे इनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिला है बाकी की अपेक्षा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, एज ए मतलब सिटीजन के इक्वल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत अच्छे प्रोविजन इनको दिए गए हैं। ठीक है। ठीक, पीआई को कार्ड स्कीम ये कब शुरू की गई थी? अगस्त 19 2002 को। ठीक है। उसके बाद उसे एक कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी दिसंबर 2005, और ये दोनों पैरेलल में चल रही थी, ये वाली भी और ये वाली भी पैरेलल में थी, मतलब एक दूसरे को काट नहीं रही थी, पैरेलल स्कीम चल रही थी। ठीक है। बाद में ओसीआई जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको बाद में अमेंड किया गया 2015 में, इन्हीं दोनों को मर्ज कर दिया गया, पीआईओ और ओसीआई स्कीम को, जो ये 2002 वाली और 2005 वाली स्कीम थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया 2015 में। और जो जितने भी पीआईओ कार्ड होल्डर थे उनको ओसीआई कार्ड होल्डर बनाया गया। ठीक है। खत्म नहीं किया गया, मतलब ऐसा नहीं कि जो पीआईओ थे उनको भगा दिया गया कि नहीं नहीं अब तुम कुछ नहीं हो। तो पीआईओ को मर्ज कर दिया गया किसमें? ओसीआई कार्ड होल्डर में, ओसीआई कार्ड होल्डर में। अब ये अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें ओसीआई वाले तो आएंगे ही, पीआईओ वाले भी आ गए, दोनों को आ गए अब। ठीक है।
तो और इसमें एक चीज़ और रिपील कर दी गई थी, कौन सी? नोमेनक्लेचर ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर बनाया गया। ओसीआई, ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है। हाँ, अभी हम देखेंगे इसमें इनको कुछ फायदे मिले थे ओसीआई कार्ड होल्डर बनने के। फिर इसमें क्या, अच्छा इसमें बताया था कि प्रिंसिपल एक्ट में कुछ चीज़ें लाई गई थी रेगुलेट करने के लिए ओसीआई कार्ड होल्डर को। तो इसमें क्या क्या था कि ओसीआई के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ओसीआई के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया एट अ टाइम और एट आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब वो मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब वो किसी दूसरे कंट्री का निवासी रहा होगा, ठीक है, मतलब दूसरे देश का सिटीजन रहा होगा, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम वो इंडिया का निवासी था, बाद में दूसरे देश का बन गया, तो वो ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकता है, ओसीआई कार्ड के लिए, ठीक है। और क्या है कि कोई सिटीजन जो दूसरे देश का है और वो एलिजिबल है सिटीजन, इंडिया का सिटीजन होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, ठीक है। कुछ कंडीशन देखा था ना हमने शुरू में कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन हो सकता है, कि जो एक माइग्रेंट वाले केस था कि पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ हो या इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान गया फिर वापस आया हो, ठीक है, वो उनको वो भी मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के आसपास उनको भी नागरिकता की सुविधा थी पहले, ठीक है। फिर हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू अ टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, ठीक है। मतलब कोई बंदा जो किसी दूसरे देश का नागरिक रहा हो, मान लो बांग्लादेश का नागरिक है, ठीक है, लेकिन इंडिया के आज़ाद होने के बाद ये जो जिस टेरिटरी में था वो इंडिया का हिस्सा बन गई, ठीक है। तो उसको भी ये है कि वो ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और क्या है, कोई बच्चा जिसका ग्रैंड चाइल्ड, जो किसी का मतलब ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो उसी उस पर्सन का, ठीक है, इस पहले वाले का, इस पर्सन का अगर ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो वो भी ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। या कोई ऐसा बच्चा जो माइनर हो, ठीक है, और वो इस इन इनमें से किसी एक का हिस्सा हो, ठीक है, इनमें से किसी एक का हिस्सा हो, माइनर हो, माइनर चाइल्ड हो, पर वो इनमें से किसी एक का हिस्सा हो, वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ओसीआई के लिए। फिर पर्सन हु इज माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या रहा है कि ओसीआई के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिनके दोनों पेरेंट जो है वो सिटीजन हो इंडिया के, या कोई भी एक पेरेंट सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है। या जिनके स्पाउस जो हैं वो फॉरेन ओरिजिन के हों, और जो स्पाउस हों वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हों, ठीक है। and whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of application, ठीक है। कह रहा है कि मतलब किसी का एक स्पाउस जो है वो फॉरेन ओरिजिन का हो, ठीक है, और इसका स्पाउस जो है फॉरेन ओरिजिन का हो किसी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर के, ठीक है। इन हुज मैरिज हैज़ बीन, और जिनकी शादी जो है वो इंडिया में मतलब रजिस्टर्ड हो 2 साल के लिए कम से कम, ठीक है, नॉट लेस देन 2 ईयर, जब वो एप्लीकेशन डाल रहा है। नो पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इज और had been citizen of Pakistan, Bangladesh, or any such country that central government may specify shall eligible for registration of an overseas citizen of India card holder, ठीक है। बता रहे हैं कि बताया था पहले, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई ऐसा कंट्री जिसको स्पेसिफाई स्पेसिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वहाँ के लोग जो हैं नहीं बन सकते, ठीक है, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम विच द एग्जिस्टिंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर शैल बी डीम्ड टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। मतलब ये डेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि कब जो अभी इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर हैं वो कब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहलाएंगे, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में इट इज सेटिस्फाइड,
ठीक है, वही बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ कर सकती है, किसी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बना सकती है, अगर वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसको लेके, तो उनको राइटिंग या मतलब रजिस्ट्रेशन ऐसा उसमें दे सकती है। ठीक है, फिर कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो हैं उनको कुछ राइट्स हैं, ठीक है, जिसको मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक राइट नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि आपको क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन ये भी मेंशन है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स। कौन कौन से राइट उनको नहीं मिले हैं, ज़्यादातर तो मिल गए हैं, कौन कौन से नहीं मिले हैं। ठीक है, उनका कौन सा राइट टू इक्वालिटी, उनको कौन से, जैसे फॉरेन, हमने देखा था ना फॉरेन एलियंस वाले जो फ्रेंडली एलियंस थे, फ्रेंडली एलियंस। ठीक है, फ्रेंडली एलियंस, फ्रेंडली एलियंस हमने देखा, तो जितने अधिकार फ्रेंडली एलियंस को हैं लगभग लगभग उतने ही ओसीआई कार्ड होल्डर को हैं, बस कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, देख लेते हैं भाई कौन कौन से। तो उसमें बताया गया कि ही नॉट बी entitled to the right to equality of opportunity in matters of public employment। ठीक है, जो ओसीआई कार्ड होल्डर है वो ये नहीं कर सकती कि उनको भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, और ही shall not be eligible for election of president, election of vice president और अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर ये सब नहीं हो सकता, जो ओसीआई है उनको ये सब, वो सब ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कंसर्ट विद अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट और एक्सेप्ट फॉर अपॉइंटमेंट इन सच सर्विसेज एंड पोस्ट सच ए सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, रिनाउंसिएशन किस किस तरह से हो सकता है ओसीआई कार्ड का। ठीक है, इफ एनी पर्सन, इफ एनी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर मेक्स इन प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन, मतलब वो खुद डिक्लेयर करेगा कि भाई हम छोड़ रहे हैं ये। ठीक है, जो ओसीआई कार्ड है वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देगी ठीक है आपका कैंसिल। या कोई पर्सन वो जो है फॉरेन, मतलब कोई भी पर्सन ओसीआई है जिस जो फॉरेन, जिसका एक जो मतलब स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन का हो, और उसने जो सिटीजन ओसीआई कार्ड लिया है वो a person who ceased to oversee citizen of India card holder, the spouse of foreign origin of that person। अच्छा, उनका अगर जो स्पाउस है अगर फॉरेन ओरिजिन का है उसका भी जो ओसीआई कार्ड चला जाएगा, उनके जो माइनर बच्चे हैं, जितने भी माइनर बच्चे हैं उनका भी ओसीआई कार्ड चला जाएगा। ठीक है, उस जैसे ही वो बंदा अपना ओसीआई कार्ड छोड़ता है तो। ठीक है, ये कहा गया इसमें, दो कंडीशन है। फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, वही कैंसिल कर सकती है किसी का भी। ठीक है, किस किस केस में कर सकती है ये देखना है। ठीक है, अगर किसी फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या कोई इन्फॉर्मेशन छुपा के, मटेरियल छुपा के उसने ओवरसीज सिटीजन कार्ड पाया है तो वो छीन ली जाएगी। ठीक है, और ओवरसीज सिटीजन जो कार्ड होल्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसअफेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो भी उनकी ना ये जो ओसीआई कार्ड है वो ले ली जाएगी। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो किसी वॉर के समय किसी मतलब जो एनिमी पार्टी या एनिमी कंट्री की कोई पार्टी उससे इंगेज करता है या कोई अनलॉफुली चीज ट्रेड करता है, कम्युनिकेट करता है, तो भी उनकी ओसीआई कार्ड ली जा सकती है। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो हैं वो 5 साल के अंदर कहीं पे 2 साल के लिए जेल होते हैं। ये वाला हमने केस देखा था ना, नेचुरलाइजेशन वाला, तो वही केस इसमें भी अप्लाई किया गया है। ठीक है, फिर मतलब अगर ऐसा ज़रूरी हो कि भारत की अखंडता को बचाना हो, संप्रभुता और अखंडता को बचाना हो, या भारत की सुरक्षा पे कोई खतरा हो, या किसी फ्रेंडली स्टेट से कोई हमारा रिलेशन अगर खतरे में आ रहा हो, किसी के कारण, किसी बंदे के कारण, तो उसको भी उसकी भी ओसीआई कार्ड ली जा सकती है। ठीक है, फिर मैरिज के केस में क्या है, ठीक है,
किसी भी ओवरसीज सिटीजन की अगर जो मैरिज है वहाँ की कंपीटेंट कोर्ट ने अगर डिसॉल्व कर दी गई, या अ, उसकी डिसॉल्व कर दी गई, जो मैरिज है वो डिसॉल्व नहीं हुई है, लेकिन जो मैरिज है सोलमनाइज नहीं हुई है या किसी और पर्सन से सोलमनाइज हुई है, तो उस केस में भी उसकी जो ओसीआई कार्ड है वो ले लेंगे। ठीक है। ठीक है। अब इसमें है अंतर बताया है कंपेयरिंग एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है। इन तीनों के बीच में कंपैरिजन बताया है। तो भाई जो एनआरआई होते हैं ना, ये इंडियन ही है, ये इंडियन सिटीजन है। ठीक है। इनमें और नॉर्मल सिटीजन में कुछ कमी, मतलब वो कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक चीज़ का कि ये लोग जो है ज़्यादातर समय विदेश में बिताते हैं। ठीक है। ठीक है, 6-6 महीने से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं इनकी समाप्त की गई है, लेकिन इनको जो है कुछ अधिकार नहीं दिए गए। ठीक है। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या था, एक पर्सन जो जिसकी इंसेस्ट्री जो है इंडिया की है। ठीक है, लेकिन वो कहीं और देश का नागरिक है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये तो हमने देखा था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर टाइप जो रजिस्टर्ड है वो ओसीआईज हैं। ठीक है। पीआईओ मतलब उनका ओरिजिन इंडियन है, या उनके पिताजी के पिताजी या पिताजी का ओरिजिन है इंडियन है, तब वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। और यहाँ पे ओसीआई कार्ड होल्डर वाली बात हो रही है। ठीक है। और एनआरआई तो आपको पता ही है, एनआरआई इंडियन ही होते हैं, वो बस इंडिया में मतलब दूसरे देश में ज़्यादा दिन बिताते हैं। ठीक है, 6 महीने या 7 महीने ऐसे कुछ डेट है, महीना है कि एक साल में अगर आप इतना महीना बाहर रहते हैं तो आप एनआरआई हैं। ठीक है। हु इज़ एलिजिबल, एलिजिबल इसमें ओसीआई कार्ड के लिए है। ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर उनके लिए था। ठीक है। किस किस कंडीशन में, हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ, और और एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26/1/1950। फिर हु वाज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया कब, 26/1/2050। ठीक है। हु बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। ठीक है। ठीक है। हु इज अ चाइल्ड और अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ग्रेट ग्रैंड और अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन। ठीक है। हु इज माइनर चाइल्ड ऑफ सच पर्सन मेंशन्ड अबव। ठीक है, ऊपर जितने भी लोग मेंशन होगा अगर उनका वो माइनर चाइल्ड है, माइनर मतलब 18 से कम है। ठीक है। और हु इज माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और वन ऑफ पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता है। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ इंडियन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 and whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of application। ठीक है। ये सब वही कंडीशन है जैसा जैसा हमने नागरिकता प्राप्त करने के लिए देखा, लगभग लगभग वही चीजें इन लोगों ने भी ओसीआई में भी रख दिया। ठीक है। बस लेकिन ओसीआई के प्रिविलेज और जो सिटीजन है उनके प्रिविलेज में काफी अंतर है। ठीक है। ठीक है। हु कैन हु कैन वन गेट, अच्छा हाउ कैन वन गेट एलिजिबल पर्सन अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, वो उनको मिल जाएगा वेयर टू अप्लाई। अब उसके लिए दिया है कि भाई प्रिंट से और जिससे भी करना हो करो। ठीक है। फीस क्या है, उसकी फीस भी देखनी पड़ेगी, इसमें लिखा है 275 रुपये। अच्छा, अगर दूसरे देश में क्या सर, अच्छा दूसरे देश में है तो 275 रुपये वहाँ की लोकल करेंसी के हिसाब से, और इंडिया में है तो 15,000 में। भाई इंडिया में क्यों महंगा कर रहे हो। विच नेशनल्स आर एलिजिबल। ठीक है। नो पर्सन who or either whose parents, grandparents or great grandparents is citizen of Pakistan, Bangladesh or any such country as central government may specify shall be eligible for registration of overseas citizen Indian card holder। ठीक है। कह रहा है कि कोई भी जो बांग्लादेश पाकिस्तान का जिसके इंसेस्ट्री हो, मतलब उनके पिताजी या पिताजी के पिताजी या पिताजी के पिताजी हो, तो वो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है। व्हाट बेनिफिट्स इज टू इंटाइटल टू। ठीक है। देखा, एनआरआई जो है वो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, तो उनको वो सारी बेनिफिट मिलेगी सिटीजन को मिलती है। ठीक है। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं है। सिटीजनशिप वाले में क्या कहते हैं, ये कौन सा, हाँ ओसीआई, ओसीआई कार्ड होल्डर।
ठीक है। उसे कार्ड होल्डर केस में क्या था, एक मिनट, ठीक है। हाँ, उनको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं? मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीज़ा, ठीक है। मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस अदर, हाउएवर, उसे कार्ड होल्डर UCI card holder will require a special permission to undertake research work in India, for which they may submit application to the Indian Mission Post, अच्छा FRRO। FRRO क्या है भाई? फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। जो मतलब उससे कार्ड होल्डर है, उनको इसी से एग्जाम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। FRRO उसके होते हैं, उनकी शायद अटेंडेंस चेक करने के लिए, ठीक है। ठीक है। पैरिटी इन नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन रिस्पेक्ट टू ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक फाइनेंशियल, अच्छा। इनको बता रहा है कि जो OCI है, OCI वाले हैं, उनको लगभग लगभग वही फैसिलिटीज हैं जो उसमें कार्ड होल्डर्स हैं, मतलब जो नॉर्मल सिटीजन है, ठीक है। कुछ केसेस में नहीं है, जैसे नहीं, कुछ केसेस में है, किस में है? इकोनॉमिक फाइनेंशियल, और एजुकेशन फील्ड में है, ठीक है। लेकिन किस में नहीं है? जो एक्विजिशन है एग्रीकल्चर फील्ड का, उस केस में नहीं है, ठीक है। फिर रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज ऑन पार विथ नॉन रेजिडेंट इंडियन इन मैटर ऑफ इंटर कंट्री एडाप्टेशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, ठीक है। ठीक है। Registered overseas citizen of India card holder shall be treated at par with resident Indian nationals in matter of tariff and airfares in domestic sector in India, ठीक है। Registered overseas citizen of India card holder shall be charged the same entry fee as domestic Indian visitor to visit national park, अच्छा ये सब ठीक है भाई। ये सब बता रहा है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनके और OCI के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सही है, इसमें कुछ खास नहीं है वैसे, ठीक है। ठीक है, इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही कंडीशन दी है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकल पुलिस से किसको रजिस्टर करना होगा भाई? जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ना कि OCI कार्ड होल्डर से, उनको इससे छूट मिली है, ठीक है। फिर व्हाट एक्टिविटीज़ वो कौन कौन से ले सकते हैं? जो NRI है वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो PIOs हैं, एक्टिविटी एज पर टाइप ऑफ वीज़ा ऑब्टेन, ठीक है, क्योंकि उनके पास वीज़ा ही है कहने के लिए, वो नागरिकता वाली चीज़ें इसमें नहीं है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में। लेकिन जो OCI कार्ड वाले हैं उनको थोड़ी सी और मतलब ठीक है, और थोड़ा सा फायदा है, जैसे ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिसर्च वर्क फॉर विच स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंडियन मिशन पोस्ट, ठीक है, FRRO कंसर्न। फिर हाउ कैन ही शी इज वन एक्वायर्ड एज एन इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, कैसे एक्वायर्ड हो सकती है भाई? NRA के केस में तो वो इंडियन सिटीजन हो, लेकिन PIO के केस में क्या है? एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, he or she has to be ordinary resident in India for a period of 7 years before making an application for registration, ये भी सही है। As per the Citizenship Act 1955, a special person, a person registered as OCI card holder for 5 years who is ordinary resident in India before, नहीं, for 12 months before making an application for registration is eligible for grant of Indian citizenship, ठीक है। अब ये सब कंडीशन लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद आर्टिकल दिए हैं कि कौन सा सिटीजनशिप से डील करता है आर्टिकल, ठीक है। पांचवा किस चीज़ से लिए? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सिटीजनशिप का क्या हाल था। फिर राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ये देखा था हमने कि जो पाकिस्तान गया है उसके बाद इंडिया आया है, उनके लिए ये सुविधा थी, ठीक है। राइट ऑफ सिटीजन
सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, ठीक है, पीआईओ और पीआईओ और अभी जो पढ़ा था वो सीआई, वैसे उससे रिलेटेड है। हम्म। फिर पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, ठीक है, ये देखा था हमने, डुअल पार्टी हमारे अलाउ नहीं है। अगर कोई दो नागरिकता लेता है तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी या छूट जाएगी, या उसको कह दिया जाएगा भाई खत्म आपकी कहानी। फिर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है, ठीक है। फिर रेफरेंस में क्या क्या है भाई, कुछ खास तो नहीं मिलेगा इसमें रेफरेंस में। हम्म। ओथ वाला दिया है भाई। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है, ओरिजिनली 14 थी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है, सब मिसलेनियस टॉपिक है। 37(1)(d) किसके लिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यूनियन एक, उसके लिए था। जम्मू कश्मीर होना है, देखो कब तक होता है, ठीक है, यहाँ इलेक्शन होना है ना जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी हुआ नहीं। चलो, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें ऐसा खास। इसके बाद फंडामेंटल राइट, ये लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग अगले में करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।